हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे थे। तो इस तरह से हरिहर काका के भाइयों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी और वे गांव से बाहर जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया और विरोध करने पर वे उनका हमला करने लगे। अकेले हरिहर कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। जब हरिहर काका के भाई उनको पकड़ रहे थे और उन पर दबाव डाल रहे थे कि वो जायदाद उनके नाम कर दे, तब हर तरह से प्रयास से वो असमर्थ थे अपने आप को उनसे छुड़ाने में, तो उन्होंने ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर अपनी रक्षा की। तो लोग भाइयों को ध्यान आया कि अरे इनका मुंह तो पहले ही बंद कर देना चाहिए था ताकि ये चिल्ला नहीं सके और पूरे गांव वालों को इकट्ठा ना कर दें। उन्होंने तत्क्षण उन्हें पटक दिया और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। तत्क्षण यानी उसी पल उन्होंने हरिहर काका को पटक कर और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज़ गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुटने लगे थे। जब हरिहर काका ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना शुरू किया तो आसपास गांव के लोगों ने उनकी आवाज़ सुनी और वो तुरंत उनके दालान में जुटने लगे। ठाकुर बारी के पक्षधरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई थी, लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि अपने परिवार का निजी मामला है, इसमें दूसरों का क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। वे पुलिस की जीप के साथ आ धमके। इस तरह से लोगों ने जब उनके हरिहर काका के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो धीरे धीरे उनके दालान में इकट्ठा होने लगे और इसी तरह से कई आदमियों के बीच में महंत जी को भी ये खबर लग गई और वो तुरंत जीप लेकर और पुलिस को साथ लेकर वो वहाँ पर पहुँच गए और उन्होंने बड़ी फुर्ती दिखाई अपने इस काम को पूरा करने में। कई लोगों ने, गांव के लोगों को, जो भाई थे वो, उनको ऐसा लग रहा था कि हम समझा देंगे कि तुमको क्या मतलब है, हमारा ये परिवार का निजी मामला है, तुमको इससे क्या मतलब है, और उनको भगा देते। लेकिन जो महंत था वो उसी समय पुलिस को साथ लेकर आ गया था। पुलिस आने के बाद निजी मामले का सवाल ही ख़त्म हो गया। घर की तलाशी शुरू हुई। फिर हरिहर काका को उससे भी बदतर हालत में बरामद किया गया जिस हालत में ठाकुर बारी से उन्हें बरामद किया गया था, यानी अत्यधिक बुरी अवस्था में उनको पुलिस ने तलाश किया और बुरी हालत में पाया। जिस तरह से उन्होंने ठाकुर बारी में उनको बरामद किया था। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म और अत्याचार किया है, कि जबरन अनेक कागजों पर उन्हें अंगूठे के निशान लिए हैं, उन्हें खूब मारा पीटा है, उनकी कोई दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है। अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। इस तरह से जब उनके बंधन को खोला गया और मुंह से कपड़ा हटाया गया और जब उन्होंने पुलिस की सुरक्षा पा ली तो उन्होंने कहा कि ये बयान दिया कि उनके भाइयों ने उन पर बहुत अत्याचार किया है और उन पर दबाव डाला है, उनको मारपीट की है और ज़बरदस्ती अनेक कागजों पर उनके अंगूठे के निशान ले लिए हैं और खूब मारा पीटा है। इस तरह से अपने परिवार के होते हुए भी उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई दुर्गति को नहीं छोड़ा है। अगर पुलिस अगर बीच में नहीं आती तो शायद वो मुझे जान से भी मार देते। हरिहर काका के पीठ, माथे और पाँव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी का छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस के आते ही चंपत हो गए। बहुत घायल अवस्था में उनको पुलिस ने पकड़ा और इस तरह से उनके पीठ, माथे और पाँव पर कई जख्म हो गए थे और वो बेहोश हो गए थे, घबरा रहे थे और किसी न किसी तरह से उनको होश में लाया गया। और जो उनके भाई और भतीजे थे जिन्होंने उनकी ये दुर्गति की थी वो वहाँ से भाग गए। चंपत होना यानी भाग जाना। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के केवल 2 ही व्यक्ति, जो 2 रिश्तेदार थे, वही आए। रिश्ते के सारे शेष लोग भी फरार हो गए थे, यानी भाग गए थे।
हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे, यानी अब वो परिवार से बिल्कुल अलग हो गए। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफ़ी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुर बाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर को अकेला और असुरक्षित पाकर उनके भाई पुनः दोबारा उन्हें धर दबोचेंगे। तो इस तरह से हरिहर काका की ये एक अंतिम घटना कही जाएगी, क्योंकि इस घटना के बाद वो बिल्कुल अपने परिवार से अलग हो गए थे और जो 4 जवान थे पुलिस के वो उनके साथ रहने लगे उनकी सुरक्षा के लिए। अब भाइयों को ये चिंता सताने लगी कि हरिहर काका अकेले रहते हैं तो ठाकुर बाड़ी के महंत उनको फिर से ले भागेंगे। और इधर महंत जी को भी ये चिंता थी कि हरिहर बिल्कुल अकेले और असुरक्षित हैं, तो उनके भाई उनको ले पकड़ लेंगे और उनको फिर से ले दबोचेंगे। इसलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी लगा और पैसे खर्च कर उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। जिस प्रकार से रंगमंच के पीछे की जो जगह होती है और उसमें वो कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करवाता है, उसी तरीके से इस बात से अनभिज्ञ रहकर उन्होंने पीछे पुलिस के साथ होकर भाइयों और महंत ने खुशामद करना शुरू किया और कुछ पैसे खर्च करके और किसी न किसी तरीके से अपने तरीके से जो हरिहर काका था उनको पूरी सहायता पहुंचाई। तो जो ये पुलिस और जवानों की जो सहायता मिल रही थी सुरक्षा की, वो कहीं ना कहीं उनके भाइयों का और महंत जी का ही हाथ था, क्योंकि वो स्वार्थवश ऐसा कर रहे थे। यह उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए हैं। तो दोनों ही चोरी छुपे उन्हें पैसे दे रहे थे पुलिस को। जहाँ तक मैं समझता हूँ, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में रह जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुर बाड़ी और अपने भाइयों की ओर से ही मिल रही है। लेकिन असल में जो उनको सुरक्षा मिल रही थी वो ठाकुर बाड़ी के महंत और उनके भाइयों की ओर से ही मिल रही थी। ठाकुर बाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह से सतर्क है, यानी सावधान है कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर ज़बरदस्ती न करने पाए। साथ ही अपना सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील थे। यानी महंत भी ये चाह रहे थे कि उनको सुरक्षा देकर अपने पक्ष में कर लेंगे, और उनके भाई भी ये चाह रहे थे कि वो उनको सुरक्षा दिलवाकर हरिहर काका को वापस अपने पक्ष में कर लेंगे। इस तरह से दोनों दल प्रयत्नशील थे। उसके बाद गांव में एक नेताजी भी हैं। वह न तो कोई नौकरी करते हैं न खेती गृहस्थी, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी, यानी कमाल की जो छड़ी है राजनीति की, वो उनके पास है। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट यानी जो खास लोग थे उनके साथ उनके पास पहुंचते हैं और ये प्रस्ताव रखते हैं, यानी ये योजना रखते हैं कि उनकी ज़मीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाए। इससे उनका नाम अमर हो जाएगा, उनकी ज़मीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। तो इस तरह से जो गांव के नेता जो थे वो भी अपनी राजनीति का जो कमाल है वो दिखाते हैं। कुछ लोगों के साथ हरिहर काका के पास पहुंचते हैं और विद्यालय खोलने का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन वहाँ भी उसको निराशा लगती है और हरिहर काका मना कर देते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। यानी गांव में चारों तरफ जो चर्चा चल रही है वो किसकी चल रही है? हरिहर काका की। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी चर्चा। चाहे आंगन हो, चाहे खेत हो, चाहे खलिहान हो, चाहे अलाव करते लोग हों या बगीचे हों या बरगद हो, हर तरफ उनकी चर्चा ही चर्चा। उनकी घटना की तरह विचारणीय
और चर्चनीय यानी विचारणीय यानी विचार करने योग्य और चर्चनीय यानी चर्चा के योग्य कोई दूसरी घटना नहीं। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं। गांव में जहाँ कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है तो फिर उसका कोई अंत ही नहीं होता। तो इस तरह से चारों तरफ हरिहर काका की ही चर्चा थी। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते, यानी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राम जाने क्या। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को भी अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। यानी ज़बरदस्ती जो महंत थे उन्होंने भी हरिहर काका के अंगूठे के निशान ले लिए थे और ज़बरदस्ती उनके भाइयों ने भी ले लिए थे, लेकिन हरिहर काका ने पुलिस को ये साफ मतलब अपना बयान दे दिया था कि वो अपनी ज़मीन का उत्तराधिकारी किसी को नहीं मानते हैं। दोनों ओर के लोगों ने जबरन यानी ज़बरदस्ती उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा, यही विचार सबके मन में आ रहा था। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकार के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है कि अब उनका वारिस कौन होगा। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य ख़त्म नहीं होता। सारी बहस होती है उत्तराधिकार के ऊपर, फिर भी कोई हल नहीं निकल पाता और आशंकाएं बनी रहती है, एक संदेह बना रहता है। लेकिन लोग आशंकाओं को नज़रअंदाज कर अपनी पक्षधरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकार ठाकुर बारी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर काका के भाइयों को मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। इस प्रकार से उस गांव में 2 वर्ग बन गए थे। जो एक वर्ग जो था वो महंत ठाकुर बारी के महंत और पुजारी की तरफ था, और जो दूसरा वर्ग था वो हरिहर काका के भाइयों के प्रति था। ठाकुर बारी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, यह खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती, यानी पूरे गांव में फैल जाती, क्योंकि हर जगह हरिहर काका की ही चर्चा थी। और साधु संतों के बारे में और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, ये खबर पूरे गांव में फैलते हुए देर नहीं लगती। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे जो खबर हाथ लगती है वह नमक मिर्च मिलाकर उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई इस बात के लिए अफसोस कर रहे हैं, यानी दुख प्रकट कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर को ख़त्म ही क्यों न कर दिया, कि अगर उसी समय उनका ख़त्म कर देते, उनको मार देते तो बात आगे नहीं बढ़ती। दूसरी तरफ खबर आती है कि हरिहर मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुर बारी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफ़ी लड़ाई होगी। कि जब हरिहर काका अगर मर जाएंगे तो दोनों जो पक्ष के लोग हैं वो अपना अपना हक जताने के लिए आएंगे और लड़ाई करेंगे। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इसी संदर्भ में उनकी लाश हस्तगत करने के लिए यानी अपने हाथों में लेने के लिए भी उस समय खून की नदी बहेगी। तीसरी खबर यह आती है कि हरिहर काका की मृत्यु के बाद उनकी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाई अभी से तैयारी कर रहे हैं। इलाके के मशहूर डाकू बुट्टन सिंह से उन लोगों ने बातचीत पक्की कर ली है। हरिहर के 15 बीघा खेत में से 5 बीघा बुट्टन लेगा और दखल करा देगा। इससे पहले भी इस तरह के 2-3 मामले बुट्टन ने निपटाए हैं। पूरे इलाके में उसके नाम की तूती बोलती है। तो तीसरी खबर के अंतर्गत ये बात जानी लोगों ने कि हरिहर काका अगर मर जाएंगे तो ज़मीन पर कब्जा करने के लिए उनके भाइयों ने पहले से तैयारी कर रखी है, और जो मशहूर डाकू है बुट्टन सिंह, उनसे उन्होंने बात कर ली है कि 15 बीघा खेत है, उनमें से 5 बीघा वो बुट्टन को देंगे। और वो बुट्टन जो है उसने इस तरह से कई मामले निपटाए हैं, पूरे इलाके में वो मशहूर है। तूती बोलना है नहीं उसका, वह मशहूर है और ख़तरनाक है। एक चौथी खबर आती है कि महंत जी ने निर्णय ले लिया है हरिहर की मृत्यु के बाद देश के कोने कोने से साधु और नागाओं को वह बुलाएंगे। रहस्यात्मक और भयावनी खबरों से गांव का आकाश आच्छादित हो गया है। इस तरह से पूरी राज्य से भरी और भयानक खतरनाक खबरों से पूरा गांव का जो आसमान है उनमें ये सारी बातें छाई हुई है। आच्छादित होना यानी छाई हुई है।
दिन प्रतिदिन आतंक का माहौल गहराता जा रहा है। सबके मन में यह बात है कि हरिहर कोई अमृत पीकर तो आए हैं नहीं, एक न एक दिन तो उन्हें मरना ही होगा। फिर एक भयंकर तूफान की चपेट में यह गांव आ जाएगा। उस वक्त क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। यह कोई छोटी लड़ाई नहीं, एक बड़ी लड़ाई है। जाने अनजाने पूरा गांव इसकी चपेट में ही आएगा कि हरिहर काका जो है वो अमरकता का वरदान लेकर तो आए नहीं हैं, एक न एक दिन उनकी मृत्यु होगी और दोनों पक्षों में झगड़ा होगा और पूरा गांव इस लड़ाई में चपेट में आ जाएगा। इसलिए लोगों को कहीं ना कहीं डर था, लोगों के अंदर भय था और प्रतीक्षा भी थी, इंतज़ार भी था कि आगे क्या होगा। हरिहर काका की ज़मीन का जो उत्तराधिकार है वो किसको प्राप्त होगा। एक ऐसी प्रतीक्षा, एक ऐसा इंतज़ार जिसे झुठलाकर भी उनके आगमन को नहीं टाला जा सकता। और हरिहर काका वह तो बिल्कुल मौन हो अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। इस प्रकार से इस कहानी में मिथिलेश्वर जी जो लेखक हैं उन्होंने कहा कि हरिहर काका जो हैं अब वो इस तरह की घटनाओं को देखकर अब वो बिल्कुल चुप रहते हैं, मौन रहते हैं और अपनी ज़िंदगी के शेष दिन काट रहे हैं। एक नौकर रख लिया है, वही उन्हें बनाता और खिलाता है। उनके हिस्से की ज़मीन में जितनी फसल होती है उसमें अगर वह चाहते तो मौज की ज़िंदगी बिता सकते थे, लेकिन वह तो गूंगेपन का शिकार हो गए हैं। गूंगेपन का शिकार होना यानी वे अब कुछ भी नहीं बोलते हैं। कोई भी बात कहो, कुछ पूछो, कोई जवाब नहीं। खुली आँखों से बराबर आकाश को निहारा करते हैं। सारे गांव के लोग उनके बारे में बहुत कुछ कहते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनके पास अब कहने के लिए कोई बात नहीं। पुलिस के जवान काका के खर्च पर ही खूब मौज मस्ती से रह रहे हैं। जिसका धन वह रहे उपास, कि जिसका धन है वो तो उपवास करता है और खाने वाले करे विलास, और जो खाने वाले हैं वो मौज मस्ती उड़ाते हैं। अब तक जो नहीं खाया था दोनों जून उसका भोग लगा रहे हैं, यानी दोनों समय वो खाना खा रहे हैं और मौज मस्ती उड़ा रहे हैं। इस प्रकार हरिहर काका ने मौन रूप धारण कर रखा है और वो कोई भी कुछ भी कहता है तो उसको सुनते हैं लेकिन कुछ कहते नहीं हैं। इस तरह से हरिहर काका की यही वर्तमान स्थिति थी कि उन्होंने अपना जो ये रूप है इस तरह का रूप बना लिया था कि वो गूंगेपन का शिकार हो गए थे, किसी से कुछ भी नहीं कहते थे क्योंकि उनका मन टूट चुका था। उनको मन में विचार आ रहा था कि उन्होंने लोगों का क्या बिगाड़ा था, या एक तरफ उन्होंने महंत के बारे में सोचा कि महंत और जो पुजारी और जो साधु लोग थे उन्होंने उनसे ऐसा व्यवहार क्यों किया, और जो उनके अपने परिवार के भाई थे उनसे भी ये उम्मीद नहीं रखी थी कि वो इस तरह का ऐसा व्यवहार करेंगे, उनके साथ मारपीट करेंगे और ज़बरदस्ती उनसे अंगूठे के निशान लगवा लेंगे। तो इस तरह से उनकी ये स्वार्थ की प्रवृत्ति हरिहर काका को नज़र आती है। तो आज भी समाज में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो स्वार्थ की प्रवृत्ति रखते हैं और स्वार्थवश वो किसी के लिए भी कुछ बुरा कर सकते हैं। अलग अलग लोगों की प्रवृत्ति होती है और स्वार्थ की प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं उनके साथ रहने में हमको हमेशा सजग रहना चाहिए और उनकी मनोवृत्ति को भांपकर हमको सावधान रहना चाहिए। इस तरह से आज हमने हरिहर काका पाठ का अध्ययन किया और अब आप इसके पाठ के प्रश्नोत्तर का कार्य करेंगे और इस पाठ को समझेंगे। गुड बाय।